और आज ज़िला मंडी में अकेला जीत के आया हूँ और एक बड़ी जिम्मेवारी ज़िला मंडी के मुद्दों को आगे ले जाने की भी है, अपने क्षेत्र के विकास की जिम्मेवारी भी है। मंत्री पद को लेकर किसी भी तरह की न कोई दौड़ है, न मंत्री पद की कोई लालसा है। कांग्रेस पार्टी को पुनः उसी रास्ते पे लाना चाहता हूँ जिस रास्ते पे एक वक्त में हम शिखर पे पहुँचे। समोसा और मुर्गा, इनके द्वारा जो मुद्दे चलाए जा रहे हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि को खराब करने की कोशिश है, क्योंकि अनंत ज्ञान के न्यूज़ इन गेस्ट रूम में आज हमारे साथ मौजूद हैं धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक चंद्रशेखर जी। चंद्रशेखर जी, अनंत ज्ञान के न्यूज़ रूम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि आप छात्र राजनीति में काफ़ी सक्रिय रहे और बार बार आपने ये प्रयास किए कि मैं धर्मपुर से किसी न किसी तरीके से वहाँ से जीत हासिल करूं, लेकिन धर्मपुर ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन आपने अपने प्रयासों के बलबूते कोई कसर नहीं छोड़ी और लगातार डटे रहे और धर्मपुर के उस किले में सेंध लगाई, जिसमें, और वो भी तब लगाई जब पूरे मंडी जिले से सिर्फ एकमात्र सीट कांग्रेस ने निकाली। तो क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? छात्र जीवन में जब हम राजनीति में आए, उस वक्त मूल्यों की बात की जाती थी जी। उस वक्त विचारधाराओं की बात होती थी और व्यवस्थाओं के अंदर जो सब चलता था हम उसको समझने की कोशिश कर रहे थे। हाँ जी। बाद में ये प्रतीत हुआ कि जब तक आप विधायिका के अंदर नहीं पहुंचते हो तो जो विचार आप लोगों ने, हम लोगों ने अर्जित किए, उस विचार को क्रियान्वित नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमने सक्रिय राजनीति में आने का फैसला किया और मुझे राजा वीरभद्र सिंह जी का आशीर्वाद मिला और उसके बाद आज वर्तमान में मौजूदा मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के प्रयास से मैं ये टिकट भी हासिल कर पाया और वर्तमान में अपने क्षेत्र की सेवा के लिए विधायक के तौर पे चुना भी गया हूँ जी। और ये बात ठीक है कि संघर्ष बड़ा लंबा रहा। हाँ जी। और स्थापित नेता थे वहाँ, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ नहीं रहा, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे जो हमारे विरोधी पक्ष के नेता थे हिमाचल प्रदेश की राजनीति में, वो 3 दशकों तक रहे जी, वो ज़रूर उस क्षेत्र के अंदर सक्रिय रहे। और अभी के 2022 के चुनाव में प्रदेश की जनता ने जिस तरह से कांग्रेस को चुना, धर्मपुर क्षेत्र की जनता ने भी ये परिवर्तन किया। 2012 में भी मैं बहुत नज़दीक पहुंचा था जी। लेकिन भाग्य का खेल है, उस वक्त में ये सब हो नहीं पाया। और आज ज़िला मंडी में अकेला जीत के आया हूँ और एक बड़ी जिम्मेवारी ज़िला मंडी के मुद्दों को आगे ले जाने की भी है और अपने क्षेत्र के विकास की जिम्मेवारी भी है। जी, आप पूरे मंडी जिले का इस समय प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मंत्री परिषद में इस समय एक मंत्री की जगह खाली है, तो क्या आप अपने आप को दावेदार मान सकते हैं कि मतलब फर्स्ट टाइम मैं विधायक बना तो मंत्री पद की रेस में नहीं है आप कहीं? नहीं, मैं शुरू से ही बड़ा साफ रहा हूँ इस मामले में और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बीच में चाहा भी कि मुझे कोई महत्वपूर्ण संवैधानिक दायित्व दिया जाए। हाँ जी। लेकिन मैंने उनसे बार बार गुजारिश की कि मुझे विधायिका को बेहतर तरीके से समझना है जी। और चूंकि मंडी बहुत बड़ा ज़िला है हाँ जी। और पार्टी को एक बड़ा पिछले 1 दशक के अंदर बहुत बड़ा झटका मंडी ज़िला के अंदर लगा है और पार्टी को पुनर्गठित किया जाना आवश्यक है। और जिस तरह से ज़िला मंडी के हज़ारों कार्यकर्ता इस वक्त में संघर्ष कर रहे हैं, मैं भी उसी संघर्ष में अपने आप को शामिल करना चाहता हूं और इसमें बड़ी मेरी सोच, बड़ी दृष्टि मेरी साफ रही कि मुझे मात्र पार्टी संगठन के अंदर काम करना है और पार्टी को पुनर्जीवित उस क्षेत्र के अंदर जहां भी कमियां आई हैं मुझे उसको वापसी पे लाना है। और मुझे ऐसा लगता है कि मंडी एक कर्म भूमि के तौर पे शुरू से हिमाचल प्रदेश की राजनीति में प्रमुख बिंदु रहा है
हम उस गौरव को वापस पाना चाहते हैं और मैं इस पे पार्टी कार्यकर्ताओं के हर प्रोफाइल पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर इस संघर्ष को लड़ना चाहता हूँ। इसलिए मंत्री पद को लेकर किसी भी तरह की न कोई दौड़ है, न मंत्री पद की कोई लालसा है, मात्र अपने क्षेत्र का विकास करना चाहता हूँ और जिला मंडी के अंदर कांग्रेस पार्टी को पुनः उसी रास्ते पे लाना चाहता हूँ जिस रास्ते पे एक वक्त में हम शिखर पे पहुँचे थे। जी, विधानसभा का सत्र इस बार मात्र 4 दिन का था और उसमें भी विपक्ष ने वो मुद्दे उठाए जो मुद्दे थे ही नहीं। कभी मुर्गा कांड, कभी टॉयलेट टैक्स, कभी समोसा कांड। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि राजनीति आज कल किस दौर में चली जा रही है और विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है? बिल्कुल सही आपने कहा कि जिस उम्मीद के साथ प्रदेश की जनता, विशेषकर बेरोजगार नौजवान, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में बसे हुए लोग जो उम्मीद सरकारों से करते हैं, उन सब आकांक्षाओं के ऊपर खरा उतरना मौलिक जिम्मेवारी है एक विधायक की। और क्योंकि ये दलीय राजनीति है और इसमें प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में बैठने की का जनादेश किया है, लेकिन छटपटाहट बहुत है। जब से माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी आदरणीय मुख्यमंत्री हमारे बने, तब से लेकर ये शरारतों का दौर शुरू हुआ और राज्यसभा के चुनाव तक जाते जाते ये अपने चरम पे पहुंच गया। तो मुद्दे तो उस वक्त में भी इनके पास नहीं थे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्था परिवर्तन की बात कही। व्यवस्था परिवर्तन आवश्यक है, क्योंकि एक ढर्रे पर जिस तरह से व्यवस्थाएं काम कर रही हैं, उसी से ये सारा का सारा मंजर बना है, जिसमें बेइंतहा बेरोजगारी है, व्यवस्थाओं के अंदर बहुत से लूप होल्स हैं और हर कोई चाहता है कि मूलगामी सुधार होने चाहिए। अर्थव्यवस्था के अंदर सुधार होंगे तभी तो ये प्रदेश के जो केंद्रीय मुद्दे हैं, जिसमें बेरोजगारी है, जिसमें विकास है, इन मुद्दों को स्थान मिलेगा। लेकिन हताशा उस बात से और बढ़ गई भारतीय जनता पार्टी की, जिस वक्त में प्रदेश के अंदर जो उपचुनाव थोपे गए, ये हमारी तरफ से नहीं थे। ये उपचुनाव जो थे, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो कृत्य किए गए, उन्होंने एक चली हुई सरकार को गिराने की कोशिश की। उन्होंने इसको लोटस, ऑपरेशन लोटस कहा, उन्होंने इसको कई नाम दिए। और जब हम प्रदेश की जनता के बीच में उपचुनाव के बहाने गए, तो माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने वो वापस उसी 40 की संख्या पे कांग्रेस विधायक दल को पहुंचाया और उसकी हताशा है। उसकी हताशा, मुद्दा कोई नहीं बचा। अब मुद्दे कोई नहीं है तो फिर ये जो गौण बातें हैं, जो कि आपने सही फरमाया कि समोसा और मुर्गा, ये बातें इतनी बड़ी रैंक एंड फाइल वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, इनके द्वारा जो मुद्दे चलाए जा रहे हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि को, मात्र उनकी छवि को खराब करने की कोशिश है। क्योंकि इनको मालूम है कि जिस दृढ़ संकल्प के साथ मुख्यमंत्री आगे बढ़ रहे हैं और पूरा विधायक दल उनके साथ एकजुट है, उसी का परिणति है, उसी का नतीजा है कि आज मुद्दा विहीन हो चुकी है विपक्ष। और आपके सामने इन 4 दिनों के अंदर जो हालत आज उनकी हुई है, उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। उन्होंने ये सोचा ही नहीं था कि महंगाई, करप्शन के ऊपर, भ्रष्टाचार के ऊपर हम बहस लाएंगे, और मुख्यमंत्री ने उसको तुरंत स्वीकारा, जबकि विधायकी कार्यों को पीछे धकेल दिया और उनके द्वारा लाए गए मुद्दे को, उनको ऐसा लगता था कि ये सरकार इनकार करेगी इसके ऊपर बहस करने में और हम वॉकआउट करेंगे और बाहर जाके बोलेंगे कि ये सरकार जो है भ्रष्टाचार के ऊपर सदन में बात नहीं करना चाहती है और जनता को इस बात के ऊपर बिरगलाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब इसके ऊपर बहस हुई है, 2 दिन लगातार बहस हुई इसके ऊपर, और ये अच्छा हुआ। उससे बहुत से ऐसे क्रियाकलाप थे पिछली जयराम सरकार के, जो क्रियाकलाप जो हैं द्वारा जनता के मानसिक पटल पे आए और जनता को लगा कि नहीं, इन बातों के ये आधार हैं जिनके आधार पर प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार की जो नींव थी और मजबूत की गई है पिछली सरकार के द्वारा। जी, आपने भ्रष्टाचार की बहस के दौरान धर्मपुर क्षेत्र में वो मुद्दा उठाया कि जब महेंद्र सिंह ठाकुर जी मंत्री होते थे तो आपके इलाके के लिए इतनी ज़्यादा पाइपें सैंक्शन कर दी गई जितनी ज़रूरत में नहीं थी। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उसमें भी भ्रष्टाचार नज़र आया? हाँ, मैं जब उस वक्त में मैं जनता के साथ विपक्ष की भूमिका में था, जब पिछली सरकार अपना विकास मॉडल दिखा रही थी। विकास मॉडल अजीबोगरीब था।
कि सिंचाई योजनाएं जिनके ऊपर आज भी हमें काम करना पड़ रहा है, उसके ऊपर हम चाहते थे कि उसका लाभ प्रदेश की धर्मपुर क्षेत्र की जनता को मिले। पानी जो किल्लत रहती है पूरे के पूरे क्षेत्र के अंदर, ब्यास से पानी उठे, उसके लिए बजट चाहिए था। इसके अलावा जो नेटवर्किंग थी पानी की, उसको लेकर ज़रूरत थी लोगों की, तो हमें बहुत उम्मीद थी कि इस तरह से काम होगा। लेकिन जिस तरह से जल मिशन उस वक्त में भारत सरकार का आया और उस जल मिशन के बूते जो पाइपों का जखीरे उतरना शुरू हुए, ऐसा प्रतीत हुआ कि न जाने कितनी बड़ी जल क्रांति आने जा रही है। लेकिन वो जल क्रांति ज़मीन पे नहीं उतरी और आज भी वो जखीरे वैसे के वैसे पड़े हैं। पूरे प्रदेश के अंदर आप किसी भी तरफ से निकलोगे, अगले 10 सालों के लिए पाइप्स खरीद ली गई हैं और पाइप भी बिलो स्पेसिफिकेशन है। पाइप भी जो हमारे पास सूचना है, वो स्क्रैप बनाने वाली कंपनियां जो कि स्क्रैप इकट्ठा करके लोहे का काम करती थी, उनसे लिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के अपने ही बड़े बड़े नेताओं की फैक्ट्रियों से वो पाइपें खरीदी गई हैं। तो बहुत बड़ा गोलमाल हुआ है। इसके अलावा उस नेटवर्किंग के लिए जो क्षेत्र के अंदर काम हुआ वो और पीड़ादायक है। बेरोजगार बच्चे जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरियां करते थे, उनको बुला लिया गया कि यहाँ पर बहुत बड़ा उद्योग जो है सरकारी क्षेत्र में खुल गया है और लगभग 1500-1600 बच्चे जो थे वो क्षेत्र के अंदर आए और उन्होंने नौकरियां ज्वाइन की। 4500 रुपये के उनको महीने की पगार मिलना शुरू हुई। अब वो बढ़ते बढ़ते 5200 तक हुई हैं। तो लेकिन इस वक्त में 5-6 साल भी उनके और बीत चुके हैं और सरकार के पास कोई नीति नहीं थी। सरकार के पास इस तरह का कोई स्थायी पॉलिसी नहीं थी कि उन बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित हो पाएगा। तो मैंने इन्हीं बातों को रेखांकित किया। मैंने यही कहा कि एक तरफ आपने बहुत बड़ा व्यापारिक प्रतिष्ठानों के साथ मिली भगत करके पाइपों के जखीरे इकट्ठे किए, जिसका निचोड़ ये है कि आज जैसे हॉर्टिकल्चर के 52 क्लस्टर हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा मेरे क्षेत्र के अंदर हैं, लेकिन 2 लाख पौधे लगा दिए गए हैं, लेकिन सिंचाई योजना अभी तक नहीं है। जो एग्जिस्टिंग हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर के टैंक हैं, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग पानी देने की जो स्कीमें हैं, उन्हीं में से ही इन पौधों को भी पानी देना पड़ रहा है। उनको हर हालत में हम जिंदा रखना चाहते हैं उन पौधों को, क्योंकि उसकी जगह पर जो सिंचाई योजनाएं साथ में बननी थी वो नहीं बन पाई। और दूसरी तरफ जो बच्चे इस वक्त में लगे हैं, पूरे हिमाचल प्रदेश में भी लगाए गए हैं, लेकिन उनके लिए नीति निर्धारण समयबद्ध नहीं हो पाया और वो असुरक्षित एक वातावरण के अंदर इस वक्त में धकेल दिए गए हैं। मेरा कंसर्न बच्चों को लेकर ज़्यादा है कि उन नौजवानों के साथ उनके भविष्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ आज महंगाई के दौर में 5000 की नौकरी पे गुजारे नहीं हो सकते हैं। जो स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां हैं, जो शिक्षा संबंधी चुनौतियां हैं, जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर अपने लिए व्यक्तिगत तौर पे आदमी को घर बनाना है, वो सारी चुनौतियां 5000 रुपये में पूरी नहीं की जा सकती। यही मेरे कंसर्न थे और मैंने इन्हीं को अलग अलग बार अलग अलग तरह से रखा है। बात तो मैं लंबे समय से यही कह रहा हूँ। जी, आपने युवाओं की बात की। युवा आजकल का युवा नशे की गर्त में जा रहा है। पहले यहाँ पे भांग और चरस का नशा होता था, शराब का नशा होता था, लेकिन अब नई बीमारी आ गई है चिट्टे की। चिट्टा एक ऐसा नशा है जो सोने से भी महंगा नशा है। तो उसको करने के लिए लोगों को कई पापड़ बेलने पड़ते हैं, चोरियां तक करनी पड़ती हैं और इंजेक्शन लगा कर आजकल का बच्चा मर रहा है। तो इन बच्चों को हम नशे की गर्त से कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, ये एक साजिश है। ये साजिश राष्ट्र के खिलाफ पहले है और इसकी अगर तह तक हम जाएंगे तो ये इसका जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। हाँ जी। और ये पंजाब को इसने डसा, जी। पंजाब, हरियाणा, और अब इसके जो सूत्र आपको मिलेंगे वो इन्हीं राज्यों के अंदर बड़े मिलेंगे। अब महत्वाकांक्षाएं इस प्रदेश के अंदर भी बहुत हैं, नौजवानों की होनी भी चाहिए, लेकिन दिशा गलत हो गई है इस महत्वाकांक्षा की। और पैसा रातों रात बनाने के चक्कर में बहुत से गृहस्थ में लोग हैं, पति पत्नी हैं या कारोबार करने वाले बहुत से भटके हुए राह में जो नौजवान हैं, वो इस कारोबार से रातों रात पैसा बनाना चाहते हैं। ये जो पैसा बनाने का जो एक नया दौर आ चुका है, उस दौर में उनके पास जो मार्केट है वो हमारे शिक्षण जो संस्थान हैं, कॉलेज हैं, स्कूल हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज करने वाले बच्चे हैं, तो उन बच्चों को आसानी के साथ वो शिकार कर लेते हैं। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जिस तरह से हमारी
अनएम्प्लॉयमेंट का ग्राफ बढ़ रहा है, तो एक जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो भी अपने लिए जो जो वो ढूंढता है, शरण ढूंढता है, वो नशे की शरण ढूंढता है। जी। तो इसमें भी व्यवस्था लाचार दिखती है। और तीसरा जो जो और ज़्यादा हैरत अंगेज है वो ये कि कानून की रक्षा करने वाले बहुत से लोग भी इसमें अपने आप को पैसा बनाने के चक्कर में शामिल कर रहे हैं। जी। और ये बड़ी आपत्तिजनक बात है। लेकिन एक सुखद बात ये हुई है, जिस तरह से आदरणीय मुकेश जी ने प्रस्ताव रखा था ये पिछले साल, और पूरी सरकार माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में इसमें फैसला किया कि किसी भी तरह के चिट्टे से संबंधित कोई भी कंप्लेंट, अगर कोई भी राहत कोई मांगना चाहेगा किसी भी विधायक के पास, तो कृपा करके पुलिस को पुलिस स्टेशन कोई फ़ोन उनके लिए ना करें। और ये नीति बन चुकी है। और मैं भी इसमें बड़े कड़ाई के साथ निपटना चाहता हूँ। मैं अपने क्षेत्र के अंदर भी रूटीन में मॉनिटरिंग पुलिस के साथ करने की कोशिश कर रहा हूँ। और हम सबको इसमें प्रयास करना है। इसमें माँओं का भी बहुत बड़ा रोल है कि शाम के अंधेरा होने के बाद भी अगर बच्चे देर रात्रि को वापस हो रहे हैं और उनको लग रहा है कि उनके व्यवहार में बहुत सा परिवर्तन दिख रहा है, तो माँओं को भी घरों के अंदर इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके बच्चे के व्यवहार में किस तरह का परिवर्तन आ रहा है। तो माँ बाप से लेकर, समाज से लेकर, बुद्धिजीवी समाज से लेकर, राजनीतिज्ञों से लेकर, प्रेस के बंधुओं से लेकर, जो सामाजिक और जितने भी हमारे संगठन बने हैं, जो भी किसी भी तरह के संगठन है, जो लोग समाज को लेकर चिंतन रखते हैं, उन सबको मिलकर इस अभियान को चलाना है। नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को लकवा मार जाएगा। और जिस हिसाब से हिंदुस्तान उठना चाहिए, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने कल्पनाएं की थी, हम कहीं ना कहीं इस बहुत बड़े साजिश में चूक जाएंगे। देश भर की बात करें तो कांग्रेस बड़ी क्लोज फाइट में रहती है और ऐन मौके पर बीजेपी सत्ता हथिया ले जाती है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की लीडरशिप में भी कमी आ गई है। अब नया लीडर कोई तैयार हो नहीं रहा कांग्रेस में, तो नई लीडरशिप कांग्रेस में कैसे तैयार हो सकती है, इसके लिए कोई सुजेशन आपकी तरफ से? नहीं, ये बात नहीं है। भारत बहुदलीय प्रणाली वाला मुल्क है और 2014 तक 10 वर्ष यूपीए की सरकार श्रीमती सोनिया गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की रहनुमाई में चली। बहुत आमूल उसमें सुधार लाए गए। आरटीआई एक्ट आया, शिक्षा का अधिकार आया, फूड का सिक्योरिटी का बिल आया, भूमि के सुधार आए, भूमि अधिग्रहण बिल आया। तो बहुत से बड़े पैमाने पर उस वक्त में सुधार किए गए। लेकिन उसके बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस मुल्क को बहुत से सपने दिखाए। उन्होंने इस पूरे के पूरे मुल्क के अंदर आमूल परिवर्तन करने की बात कही, जिसको युवा उसकी तरफ आकर्षित हुए। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी जी ने भारत के अंदर जो मुश्किलात आना शुरू हुई, जो उन्माद बढ़ा, जो धार्मिक उन्माद आया, भाई भाई से दूर हुआ, एक शहर के अंदर 2 समाज बनना शुरू हो गए, एक गली के अंदर 2 समाज बन गए, गांव के अंदर 2 समाज बन गए, और कट्टरवाद और मजबूत होता चला गया, जो हमारी संविधान की मूल विचारधारा को तोड़ने का कार्य जहाँ से शुरू हुआ, उसको माननीय राहुल गांधी जी ने समझा। चाहे चीन के अतिक्रमण को लेकर उन्होंने अपनी बात कही, चाहे भारत को एक सूत्र में जोड़ने की बात कही, जो लगभग 3,500 किलोमीटर की कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक की उनकी भारत को जोड़ने की जो यात्रा रही, उस यात्रा का परिणाम ये हुआ कि हम लोग कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी मजबूती के साथ वापसी की। और आज इतना बड़ा विपक्ष इस सरकार के सामने खड़ा है, जो जहां इतनी आसानी से एक बिल पास करवाना 2/3 में इनके लिए मुश्किल होगा आने वाले समय में। जिस तरह से ये बिल 1 इलेक्शन 1 नेशन का जो बिल था वो पारित नहीं हो पाया। तो आने वाले समय में चुनौतियां हैं, पार्टी के आगे की चुनौतियां हैं, लेकिन हमें विश्वास है आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में तथा खड़गे साहब के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष का जो कार्यकर्ता, जो गांव के अंदर आज कांग्रेस बैठी है, लेकिन उनको मोबिलाइज करते हुए जिस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हमले तेज होंगे वैसे वैसे प्रतिक्रियाएं भी तेज होंगी। और निश्चित तौर पे कांग्रेस एक बहुत बड़े जन आंदोलन है। इस जन आंदोलन को नई ताकत राहुल गांधी जी ने दी है और मेरा अपना विश्वास ऐसा है कि हम राज्य वाइज जिस तरह से चूक रहे हैं उन बातों का विश्लेषण कर रहे हैं, उन बातों का विश्लेषण किया जाएगा। निश्चित तौर पे हम वापसी करेंगे, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। जी, आपको धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से
सुनहरी मौका मिला है जनता की सेवा करने का, तो आप कौन कौन से विषय लेकर, कौन कौन से मुद्दे लेकर जनता जनार्दन की सेवा करना चाहते हैं? कोई विज़न आपका कोई ख़ास है? हाँ, मुझे शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करना है अपने क्षेत्र के अंदर। जी। और क्योंकि मेरे क्षेत्र के जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, हाँ जी। वो अधिकांश रोजगार हेतु लड़ाई लड़ रहे हैं अपने अपने स्तर के ऊपर। पूरे देश में, मेरे विदेशों तक मेरे क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र के बच्चे अपना ब्रेड बटर की लड़ाई लड़ रहे हैं, जीवन यापन की लड़ाई लड़ रहे हैं और बहुत अच्छे प्रतिष्ठानों के अंदर भी नौकरियां कर रहे हैं। मैं उनके साथ भी संपर्क में हूं। अपने क्षेत्र के अंदर जहां मुझे स्वास्थ्य के अंदर काम करना है, किसानों के लिए सिंचाई योजनाओं के ऊपर मुझे काम करना है, शिक्षण को और क्वालिटी की तरफ को ले जाना है और इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे चौड़ी सड़कों की तरफ को मुझे काम करना है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर मुझे ज़्यादा लोगों का सहयोग वांछित है, मैं उनसे सहयोग चाहता हूँ। मुझे दूध, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 45 रुपया गाय का और 55 रुपया भैंस का दूध किया, इससे और ज़्यादा एम्पावरमेंट महिलाओं के अंदर बढ़ेगी, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। इसके लिए मुझे कोऑपरेटिव सोसाइटियों की तरफ को आगे बढ़ना है। ये वो बिंदु हैं जिन बिंदुओं के ऊपर मुझे आप लोगों का इससे मदद करनी है, मुझे आप लोगों का सपोर्ट भी चाहिए। और अपने धर्मपुर क्षेत्र के अंदर इन्हीं सब बातों को लेकर मुझे अपने क्षेत्र के लोगों का सहयोग लेते हुए, नौजवानों का सहयोग लेते हुए आगे बढ़ना है। ये मेरा अपना विशेष वो रहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोऑपरेटिव मूवमेंट और लोगों की आजीविका को कैसे बढ़ाया जा सके और लोगों का पलायन रोका जा सके। जो मेरे क्षेत्र के लोग विभिन्न जगहों पे जाकर अपना जीवन यापन करने के लिए फोर्स हुए हैं, मजबूर हुए हैं, उनको जो ब्रेन ड्रेन उस बहाने बाहर जा रहा है, जो लोग बाहर जा रहे हैं, मुझे उनको भी रोकना है ताकि एक नई शुरुआत हम यहाँ कर सकें। ग्रामीण परिवेश से हटकर हमें नया नगरीय व्यवस्था भी कायम करनी है, इसलिए मैंने वहाँ पर अभी 2 नगर पंचायतें भी प्रस्तावित की हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवादी हूँ कि संधोल भी और धर्मपुर भी, दोनों पंचायतों को हम जो नगरीय व्यवस्था यानी नगर पंचायत की तरफ को ले जाएंगे। ये इस तरह से नए कार्यों को करने की तरफ को हम सोच रहे हैं और मैं उसमें आगे बढ़ूंगा। जी, आपने हमें समय दिया, अनंत ज्ञान से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समरजीत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपकी पूरी टीम का मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया और मुझे बात करने का मौका दिया। मैं आपके पाठकों को भी अपनी अनंत शुभकामनाएं देता हूं और 2025 के लिए इस अनंत ज्ञान अखबार के लिए मंगल कामनाएं करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।